नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं किया जा सका, जिसके चलते लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। दिल्ली दरबार में बैठक होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल पहुंच करके उन्होंने कहा है कि अभी और भी वर्कआउट करना है और जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव अभियान को लेकर के उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि चुनाव जीतने के लिए भगवान के साथ जनता की कृपा की भी जरूरत होती है। साथ ही 3 कंट्रोल रूम कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं, जिसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांधूंगा। सर कमलनाथ जी ने सर आज उज्जैन में मंदिर से चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस, पीताम्बरा भी जाएगी और आज महाकाल। थोड़ा सा नीचे करो। अब वो जहाँ से चाहे करें। ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। सर 3 कंट्रोल रूम बनाए, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। एक जगह बना नहीं सकते, इसलिए 3 बना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव का प्रचार शुरू करने से पहले भगवान महाकाल के द्वार पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने दर्शन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जनता सब जानती है क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदेबाजी हुई है। और साथ ही उन्होंने उपचुनाव को लेकर के कहा कि प्रदेश की जनता ऐसा फैसला करेगी कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 15 साल की भी जांच करवाई जाए, मैं स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासी उफान अभी भी मचा हुआ है, लगातार अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था और कैबिनेट का विस्तार होने के बाद अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है विभागों का। और उसके बाद तुरंत उपचुनाव की भी तैयारियां दोनों ही दलों ने शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार वहां पर सियासी वार पलटवार भी चल रहा है और इसी को लेकर के पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरीके से पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह कहा है कि सब कुछ देखा है मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता ने, किसने सौदेबाजी की है और किसने गद्दारी की है वो सब कुछ जनता जानती है। और इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं 24 सीटों पर, वहां पर कांग्रेस को लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल होने वाली है और मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से कांग्रेस का साथ देगी और फिर से एक बार राज्य में कांग्रेस का शासन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ उपचुनाव का जो प्रचार करना है कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर के सबसे पहले महाकाल के मंदिर में गए और वहां पर आशीर्वाद लिया। मैं आज महाकाल के आशीर्वाद के लिए आया था। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, ये मेरी प्रार्थना है। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जनता समझदार है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह के 100 दिन पूरे हो गए, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या जो आने वाली सीटें हैं, कितनी सीटें आपको मिलने वाली है? देखिए, ये सब बात मैं नहीं करता। मैं तो कहता हूँ हमें सब सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश की जनता ऐसा फैसला करेगी। पक्की जांच कराएं। 15 साल की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है ना, और ये अब मेरे 15 महीने की जो जांच करना चाहते हैं मैं स्वागत करता हूँ। सर, उमा भारती अपने आप मोगली बता रही है अपने आप को, और अब पहले टाइगर, मोगली और अब उसके बाद शेर भी आ गए। क्या अब ये सब देखिए, जब इनके पास कुछ कहने लायक नहीं होता तब कभी टाइगर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। इसका मतलब बात क्या है? असली बात जनता को नहीं कह पा रहे तो टाइगर कह के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत पीतांबर पीठ से करने पर कहा है कि झूठे लोगों की तो भगवान भी नहीं सुनते। कांग्रेस पर उन्होंने छल कपट की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है और वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पर जनता को धोखा देने का आरोप उन्होंने लगाया है। इसके अलावा उमा भारती के बयान का समर्थन भी उन्होंने किया है। देखो, भगवान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले कभी पसंद नहीं आते। पीतांबरा पीठ से जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीतांबरा पीठ भी गए थे और दोनों में आशीर्वाद मिला। अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए। तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं और पूछो। और हम लोग तो चौकीदार है, मालदार नहीं। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और कांग्रेस कपट और छल छिद्र की राजनीति करती है, इसलिए अब ये कहीं से भी अभियान शुरू करें ये नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा, उनके मत से मैं सहमत हूँ। सर, ये बसों को लेकर जो है टैक्स का मामला चल रहा है, मामला न्यायालयीन में विचाराधीन है। जो न्यायालय का निर्णय होगा वो शर्मा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता चौधरी राकेश सिंह ने सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है और इसे गैर संवैधानिक बताया गया है। जो कुल संख्या है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश का वर्तमान जो मंत्रिमंडल है कुल 34 है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वर्तमान जो मंत्रिमंडल है वो 34 सदस्यों का है। वैचारिक रूप से देखा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्यों के साथ वैचारिक रूप से देखा जाए, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में मात्र 30 सदस्यों के 206 सदस्य 24 सदस्य, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में मात्र नहीं रहे 206 सदस्य। 15% के हिसाब से देखा जाए कि अब 31 सदस्य आंतरिक मुख्यमंत्री जी समेत 15% के हिसाब से देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वोट दिलाई है मुख्यमंत्री जी समेत बन सकते हैं। उन्होंने 34 माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वोट दिलाई है और 34 गैर संवैधानिक है। उन्होंने 34 लिखा है, 33 लोगों को शपथ दिलाई है और 34 पे ये संवैधानिक त्रुटि हुई है। मैंने एक पत्र लिखा है महामहिम राज्यपाल महोदय 64 के ये संवैधानिक त्रुटि हुई है। इसके अनुसार 15% से ज्यादा 64 मंत्री नहीं बनाए जा सकते। मैंने उसके अनुसार 15% से ज्यादा राष्ट्रपति महोदय को भी नहीं बनाए जा सकते मध्य प्रदेश। मैंने उसकी कॉपी और ये एक ऐसा संवैधानिक महोदय को भी त्रुटि चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश जो जानबूझ के की गई है। और ये एक ऐसा भारत चीन तनाव मामले पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया है। राहुल गांधी को कैसे मालूम है कि पूर्व स्टेटस क्या था, और वो जमीन जो राहुल गांधी के ग्रैंडफादर कहूँ या फोरफादर जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चीन ने कब्जे में ली थी। सबसे पहले राहुल गांधी को उस जमीन के बारे में बात करना चाहिए। लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी हमारी चीन के कब्जे में है। उस जमीन को कैसे मुक्त किया जाए, और अन्य विषय ऐसे हैं जो देश के आंतरिक रूप से संवाद करके हल किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक विषय होते हैं देश की रक्षा से संबंधित। इस तरह से उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना मैं मान के चलता हूं कि देश हित में भी नहीं है और समझदारी का काम भी नहीं है। राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। राहुल गांधी को अपने इतिहास को झांक कर देखना चाहिए। उनके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र विरोधी नीति के कारण ही आज सीमाओं पर तनाव है। चाहे वो पाकिस्तान और चाहे चीन हो, हर मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की एकता अस्मिता को ताक पर रखा था
और राहुल गांधी को क्या अधिकार है चीन के मामले में बोलने का? चीन की रोटियों पर पलने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने अपने पिताजी के ट्रस्ट में अपनी मां, अपनी बहन, अपने दामाद और खुद के ऐशो आराम के लिए चीन का पैसा लिया, वो आज चीन की बात हिंदुस्तान की सरकार से कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले सवाल यह है कि जनता को आकर आप इस बात का स्पष्टीकरण दो कि आपके ट्रस्ट में चीन का पैसा क्यों आया। सबसे पहले इस बात का स्पष्टीकरण दो राहुल गांधी कि आप ऐशो आराम करने चीन क्यों जाते थे। आप इस बात का स्पष्टीकरण दो कि जब देश में तनाव चलता है तो आप चीन दूतावास में जाकर किससे मीटिंग करते हो, क्यों मीटिंग करते हो। मेरा स्पष्ट आरोप है कि राहुल गांधी चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैं रमन सिंह से डॉक्टर रमन अपनी लगन से बना, मुझे विधायक प्रदेश की जनता ने चुना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मेरी पार्टी ने दिया, लेकिन हर छत्तीसगढ़ वासी को निर्वाचित सरकार से प्रश्न करने का समान अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया। और गांव, गरीब, किसान की बात हो या बेरोजगारी का विषय, भूपेश बघेल की अहंकारी सरकार से प्रश्न पूछने के लिए प्रदेशवासियों को किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मैंने हमेशा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है और अंतिम सांस तक अपनी माटी और भाई बहनों के लिए सरकार की तानाशाही के खिलाफ डटा रहूंगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। निंद्रा अभी भंग हुई, कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ जागने का उपक्रम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहाँ है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है। उस ओर लगातार हम आप सबसे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं, जैसा कि शैलेश जी ने कहा 180 महीना 15 साल सरकार तो दूसरी आ गई, लेकिन जो वायदे किए थे वो आपको बताना जरूरी है। मेट्रो रेल और मोनो रेल, छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास, ये घोषणा पत्र है 2013। चिट्ठी तक नहीं लिखे कभी, छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा दो, इसका पत्र तक कभी प्रेषित नहीं किया गया डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, लेकिन घोषणा पत्र में बात कही गई थी। ये 2013 का, इसको भी 7 साल हो गए, 1.5 साल घटा दो तो 4.5। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व सीएम रमन सिंह के सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सर से लेकर पैर तक जो घोटालों की कालिक से रंगे हुए हैं, जिनके कर्म नहीं कुकर्म छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गूंजते हैं, पाप और पुण्य के रजिस्टर में जिनके नाम सिर्फ पाप दर्ज हैं, ऐसे लुटेरे प्रवृत्ति के लोगों को हक नहीं बनता कि 18 महीने की सरकार पर सवाल उठाएं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दी है और कांग्रेस नेताओं ने उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। ईओडब्ल्यू को पेश किए गए शिकायत पत्र में विस्तार से आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर रमन सिंह ने चुनावों के समय निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों में भी गलत जानकारी दी है और आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध लाभ कमाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने अभिषेक सिंह के नाम पर सीए द्वारा बनाए गए दस्तावेजों की जांच की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और बिलासपुर के कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट हुए, जहां पर उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार की जा रही बढ़ोतरी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कोटा एसडीएम कार्यालय के सामने आयोजित किया गया था, जिसमें बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भी शिरकत की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महामारी के चलते सभी विभाग अलर्ट होकर अपने अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं और ऐसे ही खसरावद की प्रमिला पाटीदार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दुर्गा कुशवाहा अपने वार्ड 14 में घर घर जाकर के सभी से स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा सर्दी, खांसी और बुखार होने पर उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, नाम सहित पूरी जानकारी रिपोर्ट की जा रही है और वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा रेडी टू ईट सत्तू का भी वितरण किया जा रहा है और बच्चों को आयरन सिरप, गर्भवती महिलाओं को आयरन, कैल्शियम की गोलियां बांटी जा रही हैं। कार्यकर्ता प्रमिला पाटीदार कसरावद वार्ड 14 में हमारे द्वारा प्रति सप्ताह रेडी टू ईट सत्तू का वितरण बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को किया जा रहा है। इसी के साथ ही 1 जुलाई से किल कोरोना सर्वे के अंतर्गत प्रत्येक घर घर जाके मरीजों सर्दी, खांसी, बुखार का सर्वे किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को राशन की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने मुफ्त में राशन बंटवाया, लेकिन इस दौरान बड़े स्तर पर घोटाला भी हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला है, जहां पर लाभार्थियों से अभद्र व्यवहार और राशन वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने देवरी मुख्यालय पहुंचकर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की गई और क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन यहां पर किया। 6 व्यक्तियों की पर्ची है, मात्र 3 लोगों का राशन मिल रहा है। अच्छा सर, हम बहुत परेशान हैं ये कोटा वालों से, जितेंद्र पटेरिया से, कि वो 4-4, 5-5 महीना हो जाते कोटा नहीं देते, हम भूखों रहते हैं। तो हम उसमें बहुत परेशानी होती और बीच में कभी बांटते हैं तो 3 बजे आते हैं और 3 बजे के साथ साथ उल्टी चीज बातें करते हैं। क्या तुम्हारे बाप का है, ऐसा है वैसा है, क्या हमारी खाल लो चले। इस बात की शिकायत की आप लोगों ने? जी, हमने उनकी बता आन के देवरी में शिकायत करी, विधायक से हमने बात करी। हमारे जो ग्राम पंचायत समनापुर साहब के सभी गरीब लोग हैं, इनके लिए 3 माह से राशन नहीं मिला है और राशन बढ़ रहा था तो राशन लेने को गया हम लोग, तो जितेंद्र पटेरिया ने कहा कि राशन तुम्हारे बाप का नहीं है, हम जितने समय पे देंगे उतनी समय पे लोगे, और नहीं लेना है तो जाओ, तुम्हारे लिए जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जो तुम्हें समझ में आए सो कर लेना हमारा। तो हम लोगों ने सभी गांव वालों ने इसका विचार रख के हम अपने श्रीमान जी विधायक जी के गया, तो विधायक जी से अर्जी लगाई, तो विधायक जी ने तुरंत हम लोगों सब गरीबों की सुनी और सबको साथ में लेकर एसडीएम साहब के आए। वहां से हमारे विधायक जी ने ज्ञापन सौंपा
एसडीएम साहब के ना, और एसडीएम साहब से 3 दिन का समय लिया है कि 3 दिन के समय में यदि गरीब लोगों का फैसला नहीं हुआ, नहीं राशन मिला, तो इस पे आगे चल के सख्त कार्रवाई जितेंद्र पटेरा जी पे। निश्चित रूप से कोरोना काल में जो खाद्यान्न सरकार के द्वारा आवंटित करने के लिए निःशुल्क देने का प्रावधान था, उसका बंटन नहीं हुआ। जब इन्होंने अपने हक की बात की, मांगने की कोशिश की, तो इनके खिलाफ बदतमीजी करने की कोशिश की, गाली गलौज की गई। और आज हालत है कि पूरे गांव के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, महिलाएं और पुरुष जितने भी लोग हैं, सबकी एक ही पीड़ा है कि खाद्यान्न समय पे नहीं देते हैं। तो पर्ची के आधार पर खाद्यान्न मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है, राशि का ज़्यादा पैसा लिया जाता है। साथ ही जो दुकान है महीने में 1 दिन खोली जाती है। ऐसी बहुत सारी शिकायतों हम लोग को लेके आए थे। आज मैंने अनुविभाग अधिकारी को अवगत कराया है और 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में यदि इनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो गरीब तो शुरू से धमकी दे रहे, आज ही भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। 3 दिन का इनके लिए समय दिया है। 3 दिन में यदि भूख हड़ताल मांग पूरी नहीं हुई तो ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे और साथ में अभी भी बैठेंगे। ज्ञापन देने आए थे भैया, ज्ञापन हमने ले लिया है जी। उनकी शिकायत ये राशन दुकान के संबंध में थी। कल परसों कुछ आपस में वायलेशन भी वहाँ होने की सूचना मिली थी। जिला स्तर से दिनांक 4 जुलाई को 3 लोगों की एक टीम गठित कर दी गई है। वो उस टीम से जाँच कराई जा रही है। जो भी समस्या है उसका जाँच करा के मध्य प्रदेश के लाहौर में कोरोना महामारी के चलते सभी शिक्षण संस्थानों पर बच्चों को पढ़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन रोक के बावजूद भी कुछ संचालक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम प्रजापति ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी शिवराज सिंह और पुलिस बल के साथ ऐसे केंद्रों पर छापा मारा, जिसमें से 2 कोचिंग सेंटर ऐसे पाए गए जहां पर बच्चे पढ़ाए जा रहे थे। आरोपी कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में सियासत उफान पर है क्योंकि उपचुनाव नजदीक हैं और इसी के चलते आज मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में एक सही क्रांति लाने के लिए किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी। पहले भी कर्जा माफ हुआ था, कांग्रेस सरकार ने जब केंद्र में तय किया था, डिफॉल्टर का किया था। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी करूंगा कर्जा माफ। 2 लाख रुपए तक के डिफॉल्टर किसान का कर्जा माफ हुआ। किसका कर्जा माफ नहीं हुआ आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी आलोचना करती है। ये मामा शिवराज सिंह बड़ी आलोचना करते हैं। आज ये जो गए हैं सब बीजेपी में आलोचना करते हैं। किसका कर्जा माफ नहीं हुआ? जिनका इसी जमीन पर 2 या 3 या 4 खाते थे, जिनके 3-4 खाते थे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने कहा था हम फसल ऋण का कर्जा माफ करेंगे। जिसने ट्रैक्टर या मकान के लिए कर्जा लिया था उसका कर्जा माफ नहीं किया। जिसका जो जीएसटी देता है, जो इनकम टैक्स देता है, बड़ी दुकान है यहाँ और खेती भी करता है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने शुरुआत करी कि जिसका चालू खाता है उसका 50,000 रुपए तक का माफ हो। पहली किस्त में हमने 50,000 रुपए तक का उन सबका कर्जा माफ किया। आज अगर 24-25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, हमने शुरुआत करी कि 1 लाख रुपए तक का भी जिसका चालू खाता है वो करेंगे और 1 जून से जिसका 2 लाख रुपए खाता है हम करेंगे। ये मेरा वचन था और मध्य प्रदेश के किसान इसके गवाह हैं। कोई कुछ भी कह ले। मिलावट मुक्त कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी कि कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा? कौन सी गलती मैंने करी? कौन सी गलती मैंने करी कि मिलावट के खिलाफ युद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सी गलती करी मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाया? कौन सी गलती करी मैंने कि मध्य प्रदेश में एक पहचान बने? मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना होए, मध्य प्रदेश की पहचान किसानों की कर्ज के हत्या से ना होए।
तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को, और वो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे थे और अपने कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां भी बता रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से एमपी के शाहजहांपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति काला पीपल इलाके के गांवों में है और इससे उनकी गृहस्थी भी प्रभावित हो रही है। काला पीपल क्षेत्र के गांव रोसला में बारिश का पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। कल हुई बारिश से क्षेत्र के निचले हिस्सों में जल जमाव हो गया था और इससे लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। स्थिति ये थी कि सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी जमा था और ग्रामीण इसी पानी के बीच से गुजर रहे थे। घरों में पानी घुसने से गृहस्थी का सामान भी प्रभावित हुआ और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम रोसला क्षेत्र में बारिश के दिनों में इस तरह की समस्या लगातार बनी रहती है और इसके अलावा तिलावत गांव के नाले में भी उफान है, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया है और वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डाल करके उफनते नाले को पार करते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों बारिश में काला पीपल क्षेत्र के अन्य कुछ गांवों में भी जल जमाव की स्थिति देखी गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, लेकिन यहाँ पर बारिश की वजह से जल जमाव हुआ है और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। पीपल के घोसला गांव में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और वहाँ लोगों को कुछ बचाया भी गया है, लेकिन ऐसी सूचना अभी तक न तो जिले के कंट्रोल से उपलब्ध हुई है, ना हमारे स्टेट कमांड सेंटर भोपाल को सूचना उपलब्ध हुई है और ना ही जिले के ईओसी सेंटर को ऐसी सूचना उपलब्ध हुई है। अगर सूचना उपलब्ध होती तो हमारी सुजालपुर में डिजास्टर रेस्क्यू टीम 10 लोगों की है, मई लाइफ सामग्री के है और उनके पास मोटर बोट भी हो, तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए वहाँ पहुँचते। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है और जिले में भी औसत वर्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ऐसी जल भराव की स्थिति हो। और जब भी ऐसी भविष्य में स्थिति होगी और सूचना होगी तो हम तत्काल राहत कार्य। रतलाम जिले के आलोट में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत मांगने वाले पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पटवारी विजय सिंह ने किसान से पावती बनाने के नाम पर 2000 की रिश्वत मांगी थी और जिसकी शिकायत की गई और लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पिछले कुछ दिनों से फरियादी द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की जा रही थी कि पटवारी पावती बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। गांव का एक किसान है नेपाल से, जिसने लोकायुक्त उज्जैन में आकर ये शिकायत की थी कि अपने जो कृषि भूमि है उसकी पावती बनाने के लिए पटवारी उससे 2000 रुपये मांग रहा है। जी सर, उसकी तस्दीक हमने अपना एक छाया साक्षी आरक्षक भेजकर कराई, जिसमें उसके द्वारा बातचीत करने पर आवेदक से 2000 रुपये की स्पष्ट मांग की गई और मांग करके उससे बोला गया कि आप जो है शनिवार या सोमवार को जब भी आपके पास पैसा हो जाए तो आ जाना, लेकर के मैं पावती दे दूंगा। सर किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? आज जो है लोकायुक्त की टीम के साथ आवेदक आया और पटवारी से पावती मांगी गई, तो पावती तो उसने अभी उसको नहीं दी, परंतु 2000 रुपये ले लिए और आसपास तैनात लोकायुक्त की टीम ने उस पटवारी को। चलिए फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.in.